में हार्दिक अभिनंदन। हम हैं कलम से क्रांति। भाई आप सभी लोगों को लास्ट क्लास में मैं कहाँ तक छोड़कर गया हूँ ये आप सभी बच्चों को पता होगा। अभी कुछ बच्चों का आज मैसेज भी आया था कि सर 14 दिनों से जो आपकी क्लास हुई है वो एप्लीकेशन पर हमें विजिबल नहीं हो रही है। एक बात बताओ, 14 दिनों तक जब मैं ही एप्लीकेशन पर विजिबल नहीं हो रहा था तो क्लास कहाँ से विजिबल होगी। हालांकि मैंने ग्रुप के माध्यम से और कई अलग अलग मेथड से आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया था कि मेरे दादाजी का स्वर्गवास हो गया था, जिसकी वजह से भाई 13वीं के बाद ही मैं यहाँ पर आ पाया हूँ और आज से आपकी क्लास रेगुलर कंटिन्यू रहेगी जिस तरह से चल रही थी। तो लास्ट क्लास में मैं फिर एक बार आप सभी लोगों को भाई याद दिलाना चाहता हूं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से थ्योरी को कवर कंप्लीट कर लिया था और उसके एमसीक्यू को लगाना रह गया था। तो हम 1-2 दिन तक आज और कल उनके एमसीक्यू को मतलब 20-25-40 क्वेश्चन हम कवर करेंगे और फिर उसके बाद बच्चे हम एसिड बेस एंड सॉल्ट के टॉपिक पर चले जाएंगे जो हमारे लिए सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण टॉपिक है एनडीए के एग्जाम से। ठीक है बच्चे, तो चलिए जल्दी से फटाफट सही बच्चे एक एक करके क्वेश्चन का आंसर देते रहिए और लुत्फ उठाते रहिए। ठीक है, चलिए बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी बच्चों को दिखाई भी दे रहा होगा बच्चों स्क्रीन पर। सबसे पहला क्वेश्चन, जय हिंद भाई, जय हिंद सभी लोगों को, गुड इवनिंग सभी लोगों को। ठीक है, कैसे हो आप सभी बच्चे, कैसे हैं आप सभी बच्चे। इस कोरोना काल में आप सभी बच्चों को पता है कि बहुत उतार चढ़ाव हुआ है और इस उतार चढ़ाव में पता नहीं कितने लोगों के साथ क्या क्या घटनाएं घटी है। ये तो वही उन्हीं के साथ जिनके साथ घटी है उन्हें ही इस बात के बारे में पता होगा। ठीक है, चलिए भाई बच्चे, ड्रग्स से रिलेटेड आपके एग्जाम में नहीं क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोबारा सुन लो, ड्रग्स से रिलेटेड आपके एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछे जाते। ठीक है, इसलिए मैंने ड्रग्स आपको नहीं कराया था। प्रीवियस ईयर के 10-15 सालों के प्रश्न पेपर को आप उठा करके देख लेना, आपको कुछ आइडिया लग जाएगा कि किन किन टॉपिक से प्रश्न पूछे गए। हालांकि इसके अलावा मैंने आपको शुरुआत में कुछ सिलेबस में भी चीजें बताई थी। ठीक है, तो चलिए हम बिना समय गवाए क्वेश्चन को स्टार्ट कर देते हैं बच्चे और एक एक करके बारीकी से इन सब चीजों को समझते हुए भी हम चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों को विजिबल हो रहा होगा स्क्रीन पर। क्या पूछा गया है, अ सैंपल ऑफ सॉफ्ट सोप कंटेन, यानी जो सॉफ्ट सोप होते हैं जिन्हें हम बोलेंगे यहाँ पर नरम साबुन। नरम का मतलब होता है बच्चे दुर्बल साबुन। तो दुर्बल साबुन के नमूने में क्या शामिल होता है, सीजियम, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी मैग्नीशियम। तो मैंने आप लोगों को जब सफोनिफिकेशन रिएक्शन बताया था तो वहां मैंने आपको बताया था कि यदि हम सोप की बात करें दोस्तों, किसकी, सोप की, साबुन की, तो जो साबुन होते हैं ना हमारे वो दो टाइप के होते हैं। एक साबुन होता है हार्ड सोप, हार्ड सोप, और इस हार्ड सोप का यूज किया जाता है, इसे हम बोलते हैं कपड़े धोने वाला साबुन, कपड़े धोने वाला साबुन। कपड़े धोने वाला साबुन। ठीक है, और इस कपड़े धोने वाले साबुन के अंदर जिस बेस का हम यूज करते हैं वो बेस होता है बच्चों NaOH। इसलिए हम मानकर चलेंगे कि हार्ड सोप में सोडियम का प्रयोग किया जाएगा। बट दूसरी बात, यदि हम बात करें सॉफ्ट सोप, सॉफ्ट सोप, इसको हम नरम या सरल साबुन कह सकते हैं, या इसी को बोला जाता है बच्चे नहाने वाला साबुन। या इसी को बोला जाता है बच्चे नहाने वाला साबुन, नहाने वाला
साबुन। जो आप नहाते हो अलग अलग साबुनों से, तो उस साबुन के बनाने में हम जिस बेस का यूज करते हैं वो बेस होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो इट मीन्स इसके अंदर होना क्या चाहिए, पोटेशियम। तो जिन बच्चों ने पोटेशियम आंसर दिया है, बी आंसर दिया है, उन सभी बच्चों का बच्चे बिल्कुल राइट और बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, बिल्कुल सही भाई। मैं देख रहा हूं कि बी 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 की लड़ी लगा दी है बच्चे, बी इज द राइट आंसर। बी इसका बच्चे बिल्कुल सही और बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए बच्चे, मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोगों को इसका आंसर पता चल चुका होगा कि बी इज राइट आंसर। बी राइट आंसर क्यों है, वाई बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम। और एक बात और मैं बता दे रहा हूं, ये क्वेश्चन जो मैंने लिए हैं, ये क्वेश्चन अरिहंत की बुक से लिए हैं। अरिहंत की किताब से ये प्रश्न मैंने लिए हैं बच्चे, जहां से ये एग्जाम में ही पूछे गए प्रश्न हैं और एग्जाम में बार बार इनको रिपीट भी किए जाने की पॉसिबिलिटी है। तो अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम। केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम, आप सभी बच्चों को पता होगा कि जिप्सम का केमिकल फार्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। क्या है बच्चों, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। और जब हम इस जिप्सम को 373 केल्विन तापमान पर 373 केल्विन तापमान पर 373 डिग्री सेल्सियस 373 सॉरी नॉट सेल्सियस 373 केल्विन होगा बच्चे, सेल्सियस नहीं होगा। 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं, तब जाकर के कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट और प्लस में वाटर के 1.5 मोल सेपरेट हो जाते हैं। कितने, 1.5 मोल सेपरेट हो जाते हैं। इसको सभी लोगों को पता है, पीओपी के नाम से बुलाया जाता है। किसके नाम से बच्चों, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो मैंने आप सभी लोगों को सीमेंट में बताया था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, या इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों बोलते हैं। हालांकि ये टॉपिक हमारा पीओपी का आएगा, किसके अंदर आएगा बच्चे, एसिड बेस एंड सॉल्ट के अंदर। ये एक टाइप का सॉल्ट है। ठीक है, ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। बहुत से बच्चों ने बी इसका जवाब दिया था बच्चे, तो जिन बच्चों ने इसका जवाब बी दिया है उनका आंसर गलत है। मैं देख रहा हूं यहां पर रोशी जी, सुभाषिष जी, पीयूष और शैलेंद्रराज, आनंद कपूर, सबका जवाब बिल्कुल सही है। अजय और ये नेपाली कौन है भाई, नेपाली, शिवानी, राहुल, सोनी, बिल्कुल सही। काजल एंड सारिका, बिल्कुल सही। सभी का जवाब बच्चों बिल्कुल सही, बिल्कुल उम्दा और बिल्कुल राइट है। ठीक है सर, मेरे पास अरिहंत की बुक नहीं है, बट पीवाईक्यू की अरिहंत बुक है, तो उसी पीवाईक्यू से आप सभी बच्चे देख लेना। यदि आपके पास अरिहंत की किताब है तो बहुत बेटर है, और यदि अरिहंत की किताब नहीं है तो जो आपके पास पीवाईक्यू या आपने जो पीडीएफ डाउनलोड कर रखी है, आप क्या करना, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। पीडीएफ मिल जाएगा आपको, आप गूगल पर पीडीएफ सर्च कर लेना, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और वहां से आप इन सब चीजों को पढ़ सकते हो। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर है हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने हाजिर है बच्चों, जल्दी से फटाफट इसका जवाब देने का प्रयास करें। ये इस क्वेश्चन का जवाब देंगे जल्दी से फटाफट से ही बच्चे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ ग्लास, ग्लास इज नॉट
करेक्ट। यानी इनमें से वो कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो ग्लास के लिए करेक्ट नहीं है, मतलब ग्लास के लिए रॉन्ग स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट है। तो जल्दी से चूज करके बताओ, क्योंकि ग्लास के टॉपिक को मैंने बड़ी बारीकी से, बड़ी अच्छे तरीके से बताया है आप लोगों को और समझाया है। ठीक है, अरे भाई एक बात मुझे बताओ, जो पाथ फाइंडर है वो अरिहंत पब्लिकेशन की ही है। ये जो बच्चा कह रहा है ना कि पाथ फाइंडर से नहीं लिए, तो जो पाथ फाइंडर किताब जो आप पढ़ते हो ना एनडीए का, वो अरिहंत पब्लिकेशन का ही है। तो दोनों में क्वेश्चन सेम ही हैं। क्वेश्चन आप मैच कर लेना, क्वेश्चन आपको सेम मिलेंगे, अलग अलग नहीं मिलेंगे। तो चलिए इसका जवाब दीजिए। ऑप्शन ए, ग्लास इज ऑफन सेड टू बी अ सुपर कूल लिक्विड, बिल्कुल राइट आंसर। मैंने आपको बताया था कि ग्लास को सुपर कूल लिक्विड भी बोला जाता है और ग्लास को एमोर्फस क्रिस्टल भी बोला जाता है। हालांकि ग्लास हमें सॉलिड स्टेट में दिखाई देता है, बट उस सॉलिड को हम कैसा सॉलिड बोलते हैं, तो आप सभी बच्चों को पता होगा कि वो एक प्रकार का सॉलिड की पूरी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट नहीं करता है, इसलिए उसे हम क्या वो नाम दे देते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड। क्या बोलेंगे, सुपर कूल्ड लिक्विड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ग्लास हैज नॉट डिफाइनाइट मेल्टिंग पॉइंट, यानी किसी ग्लास का कोई मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं है। ग्लास हैज नॉट फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, तो बिल्कुल ये भी हमारा सही स्टेटमेंट कहता है। अगला कहता है सोडा ग्लास इज हार्डर देन पायरेक्स ग्लास, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। आपको पता है कि सोडा ग्लास इज कॉल्ड सॉफ्ट ग्लास, सोडा ग्लास को सॉफ्ट ग्लास कहते हैं और ये सॉफ्ट ग्लास इजीली आसानी से टूट जाता है। हालांकि जो पायरेक्स ग्लास है उसको बोला जाता है हीट रेसिस्टेंस ग्लास, या पायरेक्स ग्लास को हम हार्ड ग्लास भी बोल सकते हैं। पायरेक्स ग्लास का यूज सबसे ज्यादा मजबूत चीजों को बनाने में किया जाता है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। बोरोन इज प्रेजेंट इन द पायरेक्स ग्लास, ये भी स्टेटमेंट सही है, इसीलिए इसको हम बोरोसिलिकेट ग्लास भी बोलते हैं, बोरोसिलिकेट ग्लास भी बोलते हैं। बोरोसिलिकेट ग्लास यानी बोरेक्स की मात्रा के होने के कारण से हम पायरेक्स ग्लास को बोरोसिलिकेट ग्लास के नाम से भी जानते हैं और इसे हम हीट रेसिस्टेंस ग्लास भी कहते हैं। कौन सा ग्लास, हीट रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस ग्लास भी कहते हैं, क्योंकि जितने भी लेबोरेटरी के इक्विपमेंट होते हैं जो हम एक्सपेरिमेंट करते समय यूज में लेते हैं, चाहे वो चाइना डिश हो, चाहे वो टेस्ट ट्यूब हो, चाहे वो बीकर हो, ये सारे के सारे बोरोसिलिकेट ग्लास से बने हुए एक प्रकार के बर्तन होते हैं, एक प्रकार के यूटेंसिल्स होते हैं। तो ये बच्चे हार्ड है, तो इसने पूछा है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर जो है वो करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है और मैं देख रहा हूं सभी बच्चे बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल बिल्कुल सी इज द राइट आंसर। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप बढ़ गए हैं, अगले क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी बच्चे और फटाफट जल्दी से इसका आंसर देंगे। जल्दी से आंसर दीजिए भाई। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट रिप्रेजेंट द सॉल्ट कैल्शियम कार्बोनेट। आपको बताना है इन स्टेटमेंट में से यानी इन ऑप्शन में से किस ऑप्शन के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है। तो ऑप्शन देखो मार्बल, मार्बल के अंदर तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। चौक, चौक के अंदर भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है। लाइमस्टोन, लाइमस्टोन के अंदर भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है, बट लाइम वाटर के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता। इसका मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए बच्चों बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है
अरे बिल्कुल भाई, ये ए इतना बड़ा मैसेज केवल एक बार ए लिख दोगे तो क्या मुझे दिखाई नहीं देगा? ये जो स्पैम की तरह लिख रहे हो ना कि ए लिख करके पूरे 50 लाइन ए ही दिखाई दे जाएंगे, तो भाई केवल ए लिख दोगे तो भी मुझे दिख जाएगा, तो इतना लंबा है उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, कॉपी पेस्ट कट पेस्ट करते रहते हो। ठीक है, चलिए भाई, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये लो बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। और अगले क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक सिंथेटिक डिटर्जेंट नहीं है। मतलब इसमें से कौन सा ऐसा डिटर्जेंट है जिसको हम सिंथेटिक डिटर्जेंट नहीं बोलेंगे। सिंथेटिक का मतलब जो तैयार किया गया डिटर्जेंट नहीं है लेबोरेटरी के अंदर। तो देखो सीधी सी बात, मैं कहता हूं कि यदि किसी भी डिटर्जेंट की बात करो या किसी भी सोप की बात करो, तो सोप और डिटर्जेंट के अंदर यदि कोई मेटल और नॉन मेटल मतलब कोई एलिमेंट है जो आपको मिल रहा है, दिखाई दे रहा है, तो वो जरूर सिंथेटिक होगा। लेकिन जिसके अंदर ये मेटल और नॉन मेटल नहीं होंगे, क्या चीज, मेटल और नॉन मेटल वाले यानी एलिमेंट मौजूद नहीं होंगे, वो केवल एक कंपाउंड होगा, वो केवल और केवल एक कंपाउंड होगा और कार्बन की लॉन्ग चेन होगी, वो ही हमारा कहलाएगा नेचुरल, या इसे हम कह सकते हैं नॉन सिंथेटिक। तो इसमें से आपको छांटना है सिंथेटिक कौन सा नहीं है। ये सिंथेटिक है, ये सिंथेटिक है, ये सिंथेटिक है, ये सिंथेटिक नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन डी जो होगा बच्चे वो हमारा राइट आंसर होगा। कोई बच्चा कहेगा सर आपने कैसे पहचाना, तो देखो इसके अंदर सोडियम दिखाई दे रहा है, यहाँ ब्रोमीन दिखाई दे रहा है, यहाँ सोडियम दिखाई दे रहा है, इसमें कहीं आपको क्या सोडियम मतलब मेटल दिखाई दे रहा है? जल्दी से एक बात बताओ, क्या कहीं आपको इसके अंदर कोई मेटल दिखाई दे रहा है? तो कहोगे सर नहीं दिखाई दे रहा है। इसीलिए ऑप्शन डी जो होगा बच्चे वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और मैं देख रहा हूं सभी लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट इसका जवाब कमेंट करेंगे। देखता हूं कि कितने बच्चे इसका जवाब सही देते हैं। चलिए, टू विच क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड सोप बिलोंग, जो साबुन है किस ऑर्गेनिक कंपाउंड से बिलोंग करता है? ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन है बिल्कुल नेहा जी आपका आंसर राइट है। मैं देख रहा हूं कि लगभग सभी बच्चों का आंसर सही है, सभी ने डी दिया है। बट अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, नए लेवल का दूसरा क्वेश्चन आ चुका है, और मैं चाहूंगा कि इसका आंसर भी आप सभी बच्चे फटाफट कमेंट करेंगे। नहीं दिख रहा है सर, देखिए बच्चे सबको दिखाई दे रहा है और आप कह रहे हो नहीं दिख रहा है। एक कैसी कंडीशन है भाई, किसी और नहीं केवल आप ही मैसेज कर रहे हो कि सर नहीं दिख रहा है। चलिए देखिए सभी का जवाब सी सी आ रहा है। एक बात आप सभी लोग क्लियर करके बता दो, क्या विजिबल है, क्लियर है या नहीं है? क्या आपको ये स्क्रीन पर लिखे हुए अक्षर जो हैं वो विजिबल हैं या विजिबल नहीं हैं? एक बार फटाफट मैसेज कर दो, क्योंकि यदि आपको ये नहीं दिखाई देगा साफ साफ फिर कोई फायदा नहीं, इसको मैं साफ करवाऊंगा। और यदि विजिबल है तो फिर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इज इट विजिबल और नॉट? टेल मी, इज इट विजिबल और नॉट? चलिए बच्चे, बिल्कुल सही, क्लियर दिख रहा है। चलो बच्चे, तो अगला क्वेश्चन कहता है टू विच क्लास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड सोप बिलोंग। ये कहता है ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहा है, कौन से कंपाउंड की? ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसे सोप बिलोंग करता है। तो सोप जो बिलोंग करता है बच्चे, वो तो सबसे पहले आपको याद रख लेना है वो एस्टर से बिलोंग करेगा। किससे? एस्टर से। लेकिन यहां हमारा आंसर एस्टर नहीं होगा, यहां हमारा आंसर एस्टर नहीं होगा, क्योंकि इसका आंसर होगा सॉल्ट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। सॉल्ट ऑफ
ऑर्गेनिक एसिड। कैसे? तो चलिए मैं आपको बताता हूं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बच्चे, CH3COO CH3COO C2H5 CH3COO C2H5 प्लस में जब हम NaOH की केमिकल रिएक्शन करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तब ये केमिकल रिएक्शन में हमें प्राप्त होगा CH3COO ये क्या हो गया? Na। और ये एक प्रकार का क्या है बच्चे? तो याद रखेंगे सभी लोग, ये सॉल्ट बन चुका है। इसे ऑर्गेनिक सॉल्ट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? ऑर्गेनिक सॉल्ट बोला जाएगा, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला जाएगा। तो इसलिए हमारा आंसर बी होगा, सी नहीं होगा। इसलिए हमारा क्लियर दिखाई कम दे रहा है। अच्छा, कम दिखाई दे रहा है बच्चे? चलिए, बिल्कुल अच्छी बात है भाई, विजिबल हो रहा है, तो बी इज द राइट आंसर। बी बिल्कुल सही है बच्चे, बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। दोबारा से एक बात सुनेंगे सभी लोग कि जब हम CH3COO C2H5 प्लस में NaOH इसकी केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो CH3COO Na हमें प्राप्त होता है। इस केमिकल रिएक्शन को बोला जाता है सफोनिफिकेशन रिएक्शन। इस केमिकल रिएक्शन को बोलते हैं साबुनीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? साबुनीकरण अभिक्रिया। इसको बोलते हैं साबुनीकरण अभिक्रिया, सफोनिफिकेशन केमिकल रिएक्शन, जिसके माध्यम से सोप का निर्माण होता है। ये NaOH की जगह पर बच्चे हम KOH भी ले सकते थे। NaOH की जगह पर हम KOH भी ले सकते थे, जिससे एक हार्ड सोप और एक दूसरा सॉफ्ट सोप बन जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए बच्चे, ए इज द राइट आंसर, सॉरी बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चे। और ये बात मैंने आप सभी बच्चों को बताई थी जब मैं आप लोगों को सोप से रिलेटेड बातें बता रहा था, पीपीटी से पढ़ा रहा था, तब मैंने आप सभी बच्चों को बताया था वहां पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैटी एसिड, इनमें से फैटी एसिड कौन सा नहीं है, इनमें से कौन सा फैटी एसिड नहीं है। तो याद रखेंगे, स्टेरिक एसिड इज अ फैटी एसिड, पामेटिक एसिड इज अ फैटी एसिड, ऑयलिक एसिड इज अ फैटी एसिड एंड फिनाइल एसिटिक एसिड इज नॉट अ फैटी एसिड। इन तीनों का यूज किया जाता है साबुन बनाने में, साबुन बनाने में। जो सफोनिफिकेशन केमिकल रिएक्शन होती है, उस सफोनिफिकेशन केमिकल रिएक्शन में हम इन तीन प्रकार के फैटी एसिड का प्रयोग करते हैं। लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन कंपाउंड प्लस फैटी एसिड। और ये फैटी एसिड स्टायरिक एसिड, पामेटिक एसिड और ऑयलिक एसिड होते हैं, बट फिनाइल एसिटिक एसिड कोई फैटी एसिड नहीं है। तो हमारा जो सही जवाब होगा बच्चे, इसमें कौन सा है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी जो है बच्चे वो राइट आंसर है, क्योंकि इसने बोला है नॉट अ फैटी एसिड। ये नहीं पूछा कौन सा फैटी एसिड है, पूछा है कौन सा फैटी एसिड नहीं है। तो फैटी एसिड तो ABC है और डी हमारा फैटी एसिड नहीं है। तो ऑप्शन डी जो होगा बच्चे वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। अच्छा सर, आप बीच में आ जा रहे हो इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये बोलो ना बच्चे। चलिए मैं साइड हो जाऊंगा, क्वेश्चन को देख करके मैं 5 सेकंड तक साइड हो जाऊंगा, उसके बाद आप सभी बच्चे उसका आंसर देने का प्रयास करना। चलिए चलिए बच्चे, दीजिए इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाफट। फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए बच्चे।
चलिए भाई फटाफट दीजिए 7 का डी डी डी। चलिए तो 7 का डी जो है टॉयलेट सोप इज अ मिक्सर ऑफ, जो टॉयलेट सोप होते हैं वो किसके मिक्सर होते हैं? तो टॉयलेट सोप इज द मिक्सर ऑफ, सबसे पहले पोटेशियम सॉल्ट, किसके सॉल्ट के? पोटेशियम सॉल्ट होंगे। एक बात याद रख लेना आप सभी लोग, यानी वो सॉफ्ट सोप होगा। दूसरी बात फैटी एसिड, यानी फैटी एसिड तो उसमें मिला होगा, यानी पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, और प्लस में इसके साथ इसके अंदर कुछ परफ्यूम भी मिक्स किया जाता है, यानी परफ्यूम मटेरियल जो होते हैं ना उसे भी मिक्स कर दिया जाता है, तब जाकर के बनता है टॉयलेट सोप। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी जो है बच्चे वो इसका राइट और सही आंसर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बताइए बच्चे फटाफट। वॉशिंग सोप कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द सफोनिफिकेशन विद एल्कली ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑयल। ये कह रहा है वॉशिंग सोप, एक होता है सॉफ्ट सोप जिसे हम बोलते हैं बाथिंग सोप, नहाने वाला साबुन, और एक होता है हार्ड सोप जिसको हम बोलते हैं वॉशिंग सोप, यानी कपड़े धोने वाला साबुन। तो ये कपड़े धोने वाले साबुन की बात कर रहा है, ना कि ये यहाँ पर नहाने वाले साबुन की बात कर रहा है। तो जितने भी हमारे कपड़े धोने वाले साबुन होते हैं, यदि उसमें किसी एल्कली ऑयल की बात की जा रही है तो कौन सा ऑयल यूज होगा? एक बार जल्दी से फटाफट आंसर कमेंट करेंगे। चलिए बच्चे, राइट आंसर इज रेसिन ऑयल। रेसिन का तेल, जो रेसिन का तेल होगा उसका प्रयोग किया जाता है वॉशिंग सोप में, यानी कपड़े धोने वाले साबुन के निर्माण में। ये कुछ चीजें ऐसी है बच्चों जो आपको रटना पड़ेगा। दोबारा सुन लो, कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं, कुछ ऐसे जैसे फार्मूले होते हैं, कुछ ऐसी चीजें जो है आपको रटना पड़ेगा। तो ये चीज आपको रटनी पड़ेगी। दोबारा सुन लो ध्यान से, इसका कोई लॉजिक नहीं, ये चीज आपको रटनी ही पड़ेगी यहाँ पर कि ठीक है कि जब भी हम बात करते हैं वॉशिंग सोप की तो या तो रेसिन ऑयल होगा या ग्राउंडनट ऑयल होगा, बट इन दोनों में से हमारा प्रीफरेंस जो होगा वो रेसिन ऑयल पर होगा। कौन से ऑयल पर? रेसिन ऑयल। अब चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला है द सब्सटेंस एडेड टू हार्डन द सोप इज। साबुन को हार्ड करने के लिए, साबुन को ठोस बनाने के लिए, साबुन को कठोर करने के लिए इनमें से किस मटेरियल का प्रयोग किया जाता है? जल्दी से फटाफट बताइए। चलिए बच्चे, कोई बात नहीं, गलत हो गया तो कोई बात नहीं बच्चे, अभी आपका एग्जाम नहीं है ये, अभी तो गलतियां होगी, और ये अभी आप जितनी ज्यादा गलतियां करोगे एग्जाम में आप उतनी कम गलतियां करोगे, क्योंकि जब जब आप गलतियां करोगे तो उन गलतियों से आप कुछ ना कुछ सीखोगे, कुछ ना कुछ बात आपको समझ में जरूर आएगी, और एग्जाम में जाकर के वैसी गलती नहीं करोगे। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी प्रश्न यदि आप पहली बार करते हो तो जरूर उसके अंदर गलतियां होती है, फिर दोबारा पढ़कर उस प्रश्न का आंसर निकालते हो तो कम गलतियां होती है, और तीसरी बार में जब निकालते हो तो 1% भी गलत नहीं होता, सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से यहाँ आप लोगों को करना है। कोई बात नहीं, गलत हो गया तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ बता रहा हूँ कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो आपको रटने पड़ेंगे। ठीक है, कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो आपको रटने पड़ेंगे डेफिनेटली, इन बातों को आप याद रखना। द सब्सटेंस एडेड टू हार्डन द सोप इज। साबुन को हार्ड बनाने के लिए, कठोर बनाने के लिए किस मटेरियल का प्रयोग किया जाता है? तो साबुन को हार्ड बनाने के लिए सोडियम, यह है सोडियम, सोडियम सिलिकेट का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही।
सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही। सोप स्टोन का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही। सोप स्टोन कहने का मतलब ये नहीं कि वो साबुन वाला पत्थर है, पत्थर का मतलब नहीं है, मतलब हार्ड सोप की वो बात कर रहा है। इसका मतलब ऑप्शन डी जो होगा बच्चे वो राइट आंसर होगा, सारे के सारे। ठीक है, सारे के सारे। तो सोडियम सिलिकेट, सोडियम कार्बोनेट एंड सोप स्टोन ऑल आर यूज टू हार्ड द सोप। इन सभी का यूज किया जाता है साबुन के हार्ड करने में। ये भी यूज किया जाएगा, सी बी और डी बी, सारी सारे के सारे हमारे यहाँ पर सही आंसर होंगे, ये सभी के सभी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ गए भाई, जल्दी से फटाफट इसका आंसर देंगे सही बच्चे, जल्दी से फटाफट भाई इसका आंसर दो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं देखता हूं कितने बच्चे देंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, एग्जाम के अंदर ये पूछा गया भी प्रश्न है, मैं देखता हूं कितने बच्चे इसका आंसर देंगे सही। ठीक है, सफोनिफिकेशन ऑफ एन ऑयल और फैट गिव्स सोप एंड, यानी जब भी हम सफोनिफिकेशन केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो सफोनिफिकेशन रिएक्शन में हमें साबुन का निर्माण तो होता है, लेकिन जिसे हम बोलते हैं सोडियम इथॉक्साइड, क्या बोलते हैं, सोडियम इथॉक्साइड, लेकिन साबुन के साथ साथ एक और कंपाउंड हमें प्राप्त होता है, उस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, जल्दी से फटाफट यहां चयन कर लीजिए, चूज कर लीजिए उसका। ठीक है, जल्दी से फटाफट। जल्दी बताओ भाई। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, ग्लिसरॉल। इसको बोलते हैं ग्लिसरीन या इसको बोला जाता है ग्लिसरॉल, ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसको बोलते हैं सोडियम इथॉक्साइड। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम इथॉक्साइड। याद रखना यही है हमारा साबुन। कई बार एग्जाम में पूछा था व्हाट इज द फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोप, साबुन का रासायनिक सूत्र क्या है। तो साबुन का रासायनिक सूत्र आप सभी लोग लिखेंगे CH3COONA। दोबारा सुन लो, साबुन का रासायनिक सूत्र है CH3COONA। तो बच्चे कौन सा राइट आंसर है, ऑप्शन डी जो है हमारा वो यहां पर बिल्कुल राइट आंसर है, ग्लिसरॉल, या इसे हम ग्लिसरीन भी बोल सकते हैं, इसे हम ग्लिसरीन भी बोल सकते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन में पूछता हूं, आप लोग बताओ ग्लिसरीन का प्रयोग साबुन में क्यों किया जाता है। ग्लिसरीन जो प्रोडक्ट में आपको मिला है ना वो साबुन में मिलाया जाता है, ग्लिसरीन का प्रयोग साबुन में क्यों किया जाता है, एक बात बताइए सभी लोग। या साबुन के अंदर ग्लिसरीन के प्रयोग के करने से आपके आंखों में जलन का एहसास होता है। जब आप बच्चे थे तब साबुन से आप नहीं नहाना चाहते थे,
आपकी मम्मी साबुन से जब नहलाती थी तब जैसे साबुन आपकी आंखों में जाता था तो आपको जलन मचना चालू हो जाता था, जैसे कि प्याज का रस डाल दिया हो आपकी आंखों में किसी ने। तो ये एक प्रकार का ग्लिसरीन का मटेरियल है, क्या है, और इसी ग्लिसरीन के कारण से जो झाग बनता है वो झाग बनने की प्रोसेस भी होती है। ठीक है, पहले तो इतना यूज नहीं था, बट अब बेबी सोप आ गया, अब जॉनसन्स बेबी साबुन देखते हो जिसके अंदर ग्लिसरीन की मात्रा, ग्लिसरॉल की मात्रा सबसे कम यूज की जाती है ताकि बच्चे की आंखों में जलन ना हो। बट बच्चे हम लोग जब पढ़ते थे या हम लोग जब नहाते थे तब जो साबुन मिले ना उसी से ही नहला देते थे, क्या जॉनसन्स बेबी और क्या नीम का साबुन, जो मिले उसी से नहला डालो। गांव में तो अभी भी बहुत से लोग गांव में जो यूज करते हैं, जो साबुन मिले उसी से नहला दो। वहां क्या जॉनसन्स बेबी साबुन यूज किया जाएगा या क्या हिमालय का साबुन यूज किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये बात आप लोगों को याद रख लेना। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू इंक्रीज द वेट ऑफ सॉफ्ट, यानी साबुन का भार बढ़ाने के लिए, साबुन में साबुन का वजन बढ़ाने के लिए, साबुन को खोखला रहने से बचाने के लिए साबुन में किस मटेरियल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इज द स्टार्च, ऑप्शन बी इज द सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी इज द बोथ एंड ऑप्शन डी इज द नन ऑफ दीज। इसका आंसर बताएंगे जल्दी से फटाफट। 12 का सी, 12 का सी बिल्कुल सही जवाब दिया भाई। 12 का सी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। ये बात याद रखना, साबुन के अंदर एक तो स्टार्च मिलाया जाता है, क्या मिलाया जाता है, स्टार्च, ताकि उसका वेट बढ़े, और दूसरा उसके साथ सोडियम कार्बोनेट भी मिक्स किया जाता है ताकि उसका वेट बढ़े। इन दोनों पदार्थ का प्रयोग साबुन में यूज किया जाता है साबुन के भार में वृद्धि के लिए, साबुन के भार को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी जो होगा बच्चे वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, प्रश्न संख्या 13। चलिए फटाफट इसका आंसर दीजिए भाई, फटाफट इसका आंसर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स हाइड्रोलाइसिस ट्राइग्लिसराइड टू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम हाइड्रोलाइसिस यानी ट्राइग्लिसराइड से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के बनने में मदद करता है, या उससे मिलता जुलता क्या है, बताएंगे जल्दी से सभी लोग। अच्छा, संजीव कुमार जी कहते हैं अब भी ये होता है गुरुजी। बिल्कुल भाई, गांव में अभी भी कपड़े धोने वाले साबुन से ही नहला देते हैं बच्चों को तो। ठीक है, बिल्कुल पहले तो ऐसा ही होता था, क्या कपड़े धोने वाला साबुन और क्या नहाने वाला साबुन, सब जो मिले उसी से नहा डालो। ठीक है, हाँ बिल्कुल, मुल्तानी मिट्टी का भी यूज किया जाता था, और एक होती थी दूधिया मिट्टी, उस मिट्टी का भी यूज किया जाता है। हालांकि उस मिट्टी के अंदर मिनरल्स और ऐसे मटेरियल होते थे जो हमारे बालों की या हमारे शरीर की गंदगी को अलग कर देते थे। तो मुल्तानी मिट्टी का नाम ले लो, मुल्तानी मिट्टी तो बिकती है। अब आपको पता होगा कि आप किसी केमिस्ट पे जाओ, केमिस्ट शॉप पे, वहां मुल्तानी मिट्टी आपको मिलेगी और वो भी बहुत महंगी मिलेगी। अब कहता है कौन मुल्तानी, तो आपको पता है मुल्तानी मिट्टी का भी अभी बहुत से लोग, विदेशों में भी इसका बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। इंडिया कहेगा अरे मिट्टी से नहाला, इंडिया वाले कहेंगे, उसकी इज्जत डाउन हो जाएगी वो मिट्टी से नहा रहा है तो। बट अभी भी गाँव के अंदर जो दूधिया मिट्टी होती है उस दूधिया मिट्टी से नहाया जाता है, और उस दूधिया मिट्टी से नहाने से हमारे शरीर की गंदगी, बाल बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं जैसे आप साबुन से नहा रहे हो। ठीक है, चलिए भाई, बिल्कुल आदर जी, आपकी मम्मी ने कपड़े धोने वाले साबुन से ही आपको नहला दिया है। बिल्कुल भाई, हम लोग भी ऐसे ही नहाए, हमारी मम्मी ने भी हम लोगों को ऐसे ही नहाया है। अब अलग बात है कि अब जो बच्चे आते हैं वो बच्चे ज्यादा सेंसिटिव हैं, क्योंकि उन बच्चों को सब चीज इस तरीके से यूज किया जाता है ताकि वो बैक्टीरिया वगैरह के कांटेक्ट में ना आए।
तो पहले हम लोगों को देखो कि हम लोग बाहर खेलते थे, इतना गांव में भी देखना बच्चे ऐसे खेल रहे होंगे धूल मिट्टी कण में, वो बीमार नहीं पड़ते। शहर में रहने वाला बच्चा जो धूल मिट्टी के संपर्क में कभी आया नहीं, तो एक बात बताओ, वो तो जल्दी बीमार पड़ जाएगा ना। अब आपने देखा होगा कि गांव के व्यक्ति लोग जो होते हैं वो बिल्कुल कहीं से भी पानी उठा करके पी लेते हैं, कोई टेंशन नहीं। उनके शरीर में जब भी बाहर से कोई बैक्टीरिया जाता है तब उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट में एंटीबॉडी तैयार होती है। तो अलग अलग कई प्रकार के बैक्टीरिया आपके शरीर में गए हैं, जो गांव में रहने वाले हैं तो कई प्रकार के एंटीबॉडी उसके शरीर में तैयार हुए हैं, जिसके कारण से वो जल्दी बीमार नहीं पड़ते। बट शहर में रहने वाले लोग बिसलेरी का पानी पिएंगे, शहर में रहने वाले लोग, और अपने घरों में आरओ का पानी पिएंगे। शहर में रहने वाले लोग कभी गंदा पानी नहीं पीते, बिल्कुल प्योर वाटर पीते हैं, यानी उनके शरीर के अंदर कभी कोई ऐसा बैक्टीरिया गया ही नहीं है। तो बताओ क्या उनके शरीर में कोई एंटीबॉडी तैयार होगा? बिल्कुल नहीं, जिसके कारण वो जल्दी बीमार पड़ जाते हैं एज कंपेयर टू गांव वालों की तुलना में। ठीक है, चलिए भाई, माल्टोज नहीं होगा बच्चे, इसका आंसर होगा लाइपेज। इसका आंसर होगा लाइपेज। आपको पता है कि लाइपेज आपकी जो लार होती है, आपकी जो स्लाइवा होती है, आपकी स्लाइवा आपके लार में लाइपेज नामक एंजाइम होता है, और ये एंजाइम एंटीबैक्टीरियल होता है, मतलब बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। यदि कभी आप कोई ऐसा खाना खा जाओ जिसमें कुछ बैक्टीरिया मौजूद हैं, तो उस बैक्टीरिया को आपका लार क्या होगा, मार देगा। आपने देखा होगा कि जो डॉग होते हैं, कुत्ते होते हैं, कुत्तों के शरीर में यदि कहीं चोट लग जाता है तो कुत्ता बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी दवाई के अपने घाव को जीभ से चाट चाट कर ठीक कर लेता है, क्योंकि उनके जीभ के अंदर वो एंजाइम हैं जो बैक्टीरिया को, यानी एंटीबैक्टीरियल है, जो बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। तो सबसे बड़ी बात कि हमारे जीव में तो सबसे पहले एंटीबैक्टीरियल एंजाइम्स होते हैं, जो लाइपेज नामक एंजाइम से जानता है। ठीक है, और लाइपेज ये वो है जो ग्लूकोज का पाचन कर देता है। इसलिए हमारे जीव में, बायोलॉजी में दीपक पांडे सर ने आपको बताया होगा कि भोजन का पाचन हमारे जीव से ही स्टार्ट हो जाता है, हमारे मुंह से ही भोजन का पाचन स्टार्ट हो जाता है। और ठीक है, ये बात आप सभी बच्चों को दीपक पांडे सर ने पढ़ाया होगा। ठीक है, चलिए भाई, चले बिल्कुल बच्चे, कि मैं नहीं बोल रहा हूं कि सभी के यहाँ एक जैसा होता है, कि कुछ लोगों के यहाँ ऐसा होता होगा, मेरे यहाँ ऐसा होता है, मैंने देखा ऐसा होते हुए, इसलिए मैंने आप लोगों से शेयर कर दी बातें। ठीक है, चलिए भाई, तो इसका आंसर होगा हमारा लाइपेज। आप इसको याद रख सकते हो ऐसे, आप इसको याद रख सकते हो ऐसे कि हमारे जीव में जो लार होता है वो चिपचिपा होता है, और साबुन के अंदर, साबुन को देखना, उसका जो झाग होगा वो भी चिपचिपा आपको दिखाई देगा। तो दोनों के अंदर लाइपेज नामक एंजाइम पाया जाता है। तो ऑप्शन सी जो होगा बच्चे इसका, वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लास से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लास से रिलेटेड, शीशे से रिलेटेड। किससे बच्चों? शीशे से रिलेटेड। तो जल्दी से जवाब देंगे इसका। In the manufacture of glass, the addition of MnO2 gives the color। यानी ग्लास में अलग अलग मटेरियल का प्रयोग करने से, अलग अलग मेटल के ऑक्साइड का प्रयोग करने से अलग अलग प्रकार के रंगों के ग्लास तैयार होते हैं। तो ये कहता है कि बताओ MnO2 यानी मैग्नीज ऑक्साइड के मेटल से, मैग्नीज ऑक्साइड के मेटल ऑक्साइड से आप लोग बताओ कौन सा कलर देगा? तो ये कलर देगा बच्चे वॉयलेट, वॉयलेट कलर देगा। ये याद रखना है आप सभी लोगों को। यदि इसकी जगह पर कॉपर ऑक्साइड होता, क्या होता? कॉपर ऑक्साइड होता बच्चे, तब याद रखना, तब ये देता ब्लू कलर, तब ये देता ब्लू कलर। यदि इसकी जगह पर आयरन यूज किया जाता, आयरन ऑक्साइड यूज करते, तो आयरन ऑक्साइड की जगह पर ब्राउन कलर होता। कौन सा? ब्राउन कलर। यदि इसकी जगह पर
कार्बन ऑक्साइड का यूज किया जाता, यदि कार्बन का यूज करेंगे तो याद रखेंगे सभी लोग ब्लैक कलर का यूज होगा। तो ब्लैक कलर को रिप्रेजेंट करेगा, कौन से कलर को? ब्लैक कलर को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये बात आपको याद रखना है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बैंगनी रंग। ऑप्शन सी जो है स्टार्च टर्च ग्लूकोज बाई सलाइवा। बिल्कुल भाई, स्टार्च जो है वो ग्लूकोज को सलाइवा में कन्वर्ट कर देता है। चलिए, तो इसका हमारा कौन सा सही जवाब होगा? वायलेट। इट मींस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है द प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पायरेक्स ग्लास। पायरेक्स ग्लास में इनमें से किसकी मात्रा सबसे ज्यादा होती है? जल्दी से बताएंगे। पायरेक्स ग्लास में इनमें से किसकी मात्रा सबसे ज्यादा होती है? द प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पायरेक्स ग्लास इज, जल्दी से बताओ भाई। द प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पायरेक्स ग्लास इज, जल्दी से बताओ। और एक बार ग्लास का सभी लोग मुझे फॉर्मूला बता देंगे। ग्लास का फॉर्मूला क्या होता है? क्या आप लोगों को याद है या आप लोग भूल चुके हो? जहां तक मुझे उम्मीद है आप सभी बच्चे भूल चुके होंगे। तो एक बार आप सभी लोग ये बता दीजिए भाई, ग्लास का फॉर्मूला क्या होता है? बताएंगे जल्दी से, फटाफट कमेंट करके बताओ भाई। ग्लास का फॉर्मूला क्या होता है? क्या किसी बच्चे को पता है भाई? इसका आंसर होगा बच्चे प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पायरेक्स ग्लास। जो पायरेक्स ग्लास है उस पायरेक्स ग्लास में ये बोरोन होता है, तभी उसको बोला जाता है बोरोसिलिकेट ग्लास। क्या बोलते हैं इसको? बोरोसिलिकेट ग्लास। मैंने आपसे पूछा था बच्चे, क्या किसी को कांच का फार्मूला पता है? क्या किसी को कांच का फार्मूला पता है? हाँ, बिल्कुल सही लिख दिया भाई। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बिल्कुल सही लिखा। M2O M-O SiO2 वो फ्लिंट ग्लास का है, इसका मतलब ये ट्रांसपेरेंट तो है ही। इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज वेरी हाई, इसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। ये बात भी मैंने आप सभी लोगों को लिखवाया है, आप कॉपी खोलकर चेक कर लीजिएगा। दूसरा फॉर्मूला है K2O 6PbO, यहां पर होगा 6PbO, यहां मैं लिख देता हूं, इसका फॉर्मूला होगा K2O.6PbO, 6 नहीं है, PbO है ये, PbO.6 SiO2। तो ये भी बिल्कुल सही हुआ। अगला है इट डज नॉट ब्रेक ऑन रेड हॉट, ये कहता है कि इसको गर्म करने पर, लाल रंग तक गर्म होने पर ये कभी भी नहीं टूटता। तो ये जो होगा हमारा, ये गलत आंसर होगा, इसीलिए ये आंसर हमारा बिल्कुल सही होगा। क्या ये कांच नहीं टूटेगा? बिल्कुल टूटेगा, लेकिन ये कह रहा है कि रेड हॉट पर नहीं टूटेगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो होगा हमारा बच्चे वो राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है। ऑप्शन डी इसका जो है बच्चों बिल्कुल सही जवाब दिया सभी लोगों ने। नेहा जी ने गलत जवाब दिया, सी गलत आंसर होगा बच्चे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये जो है ना, ये सारे के सारे सही हैं और ये हमारा गलत है, और यहाँ गलत वाला ही चूज करना है, सही वाला चूज नहीं करना है। कई बार क्वेश्चन वो जो पूछ रहा है वो उल्टा पूछ रहा है, वो ये नहीं पूछ रहा है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, वो ये पूछ रहा है इनमें से बताओ कौन सा ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, तो चलिए बच्चे आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं बच्चे। कल की क्लास में इसके आगे के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, लगभग हम 50 क्वेश्चन करेंगे, लगभग हम 50 क्वेश्चन करेंगे इन सभी टॉपिक से।
कल हो जाए चाहे परसों हो जाए, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर जंप कर जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो सभी लोगों को बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। अपना ध्यान रखना बच्चे, सभी लोग घर में ही रहना, घर से ज्यादा बाहर नहीं जाना। जय हिंद।